करीब 2 साल पहले की बात है। मेरी दादी जो कलकत्ता में रहती थी उस समय बहुत बीमार पड़ गई। उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, करीब 70 से 80 साल। मैं खुद 32 साल का था और दिल्ली में जॉब करता था। दादी के बीमार होने की खबर सुनते ही मैं कलकत्ता के लिए रात 10 बजे की फ़्लाइट से ही निकल गया। फ़्लाइट में मैंने उनके बारे में बहुत सोचा। जब मैं छोटा था तब वो मुझे बहुत प्यार करती थीं, अपनी गोद में खिलाती थीं और दिन भर मेरे पीछे लगी रहती थीं। मुझे प्लेन में बड़ी चिंता सता रही थी कि वो कैसी होंगी, ठीक होंगी या नहीं। पर मुझे ये भी पता था कि मेरे पापा मम्मी वहीं दादी के साथ हॉस्पिटल में ही थे। मेरे और भी रिश्तेदार वहाँ पहुँच चुके थे। मेरे दादाजी कुछ साल पहले ही गुज़र गए थे। रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं कलकत्ता में बस कुछ ही देर में लैंड करने वाला था। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। तभी मुझे याद आया कि जब मैं बचपन में दुखी या परेशान होता था तब मुझे खुश करने के लिए मेरी दादी मुझे गाजर का हलवा बनाकर खिलाती थी। उनके हाथ का गाजर का हलवा मुझे आज तक याद है। लगभग 2.25 घंटे की फ़्लाइट के बाद आखिर मैं कलकत्ता पहुंच ही गया। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया, पर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कुछ 2-3 बार ट्राई करने के बाद मैंने अपनी मम्मी को भी कॉल लगाया, पर उन्होंने भी कॉल नहीं उठाया। मेरा मन घबराने लगा। मुझे और चिंता सताने लगी। अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। तुरंत एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल के लिए मैं निकल दिया। हॉस्पिटल एयरपोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर था। मैंने टैक्सी वाले को फुल स्पीड में चलाने के लिए बोला। रास्ते में मैंने कई बार परिवार वालों को और रिश्तेदारों को कॉल करने की कोशिश की, पर उनमें से किसी ने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। मैं करीब 20 मिनट के बाद हॉस्पिटल पहुंचा और अपना सामान कंधे पर लाद कर अंदर भागा। एंट्रेंस के पास अंदर एक नर्स खड़ी थी। उसने मुझे परेशान देखकर मुझसे पूछा कि मैं किसे ढूंढ रहा था। मैंने उसने अपनी दादी का नाम बताया और उसने तुरंत ही अजीब से स्वर में मुझसे बोला कि वह 2nd फ्लोर पर रूम नंबर 210 में है। मैं दौड़ा भागा रूम नंबर 210 पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने तुरंत दरवाजे में बने एक छोटे से शीशे में देखा। वहां मेरी दादी हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। मैं तुरंत दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। मेरी दादी ने उसी समय मेरी तरफ देखा। मैं उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, मगर फिर भी उन्होंने मुझे शांत होने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि वे बिल्कुल ठीक हैं और अभी मेरे बारे में ही सोच रही थी। मैं उन्हें बात करते देख बहुत खुश हुआ। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, मेरा खाना पीना कैसा चल रहा है, मेरा काम कैसा चल रहा है। मैं भी उन्हें हंसते हुए सारी कहानियाँ सुनाने लगा। वो भी काफ़ी खुश लग रही थी। करीब 1 घंटे की बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे मम्मी पापा मेरी फ़िक्र कर रहे थे। तभी मुझे मम्मी का कॉल आया। मैं इससे पहले कि कुछ बोल पाता, मेरी मम्मी मुझसे बोली कि हॉस्पिटल पहुंचते ही सीधे 1st फ्लोर के सबसे कोने वाले वार्ड में आ जाना। मुझे लगा कि ये मम्मी 1st फ्लोर पर क्या कर रही हैं।
इतने ही में दादी मुझसे बोली कि मुझे मम्मी से एक बार मिल लेना चाहिए, उनको मेरी चिंता हो रही होगी। मैंने दादी को प्रॉमिस किया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और उसके बाद हम दोनों पास की ही एक मिठाई दुकान से हलवा लाकर एक साथ खाएंगे। दादी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्होंने मुझसे बोला कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। फिर मैं रूम से बाहर निकला और लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। मुझे यह एहसास हुआ कि ये दादी के रूम के बाहर या अंदर एक भी परिवार वाला नहीं था। आखिर ये सब लोग गए कहाँ? खैर, मैं लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और लास्ट वाले वार्ड की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा पास पहुंचने पर मैंने देखा कि उस वार्ड के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा था शवगृह। अंदर मेरे सारे परिवार वाले रो रहे थे और मेरे माता पिता दादी के शव के पास ही खड़े होकर फूट फूट कर रो रहे थे। मैं तुरंत वापस सेकंड फ्लोर पर भागा सीढ़ी से और रूम नंबर 210 का दरवाज़ा खोलकर देखा तो मैंने देखा कि वो कमरा पूरा खाली था। वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। नीचे वो नर्स जिसने मुझे इस कमरे में भेजा था वो भी ढूंढने पर भी नहीं मिली। साल 2010 की बात है। यूरोप के पोंटेफ्राक शहर के नंबर 30 ईस्ट ड्राइव नामक एक घर में पिचड़ फैमिली रहती थी। वह उस शहर में नए थे और उन्हें अपने नए घर में आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे, पर उस घर में कुछ तो ठीक नहीं था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, जो, जीन और उनका 6 साल का बेटा फिलिप और 10 साल की बेटी डायना। अक्सर डायना को दिन में उल्टियां हो जाती थीं और उसका भाई भी कुछ सहमा सहमा सा रहता था। कभी कभी रात के समय उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी और ऐसा लगता था कि उनके कमरे के बाहर कोई इंसान चल रहा हो। एक दिन भरी दोपहर के समय जीन बाजार से सब्जियां लाने गई थी और जो अपने काम से बाहर गया हुआ था। फिलिप और डायना अकेले थे और अपने कमरे में खेल रहे थे। तभी डायना को कमरे से बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। वह बहुत डर गई और अपने भाई को पकड़कर एक कोने में बैठ गई। उसे फिर एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उसकी माँ जीन की थी। वह डायना को बाहर आकर उसकी मदद करने के लिए कह रही थी। डायना को लगा कि वह उसकी माँ ही है, तो वह रूम से बाहर निकल गई। पर जैसे ही वह रूम से बाहर निकली, रूम का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। डायना को कोई अनजान चीज़ गले से पकड़कर सीढ़ी से नीचे घसीटने लगी। वह बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जीन बाजार से वापस आकर डायना को जमीन पे पड़े हुए पाई। उसके सर से खून निकल रहा था और उसी खून से दीवार पर लिखा था, चले जाओ। वह तुरंत अपने पति जो को फोन करके घर बुला ली। उसने फिर डायना को होश में लाया और फिलिप को ऊपर वाले कमरे से लेकर आई। जो के पहुंचते ही वे डायना को हॉस्पिटल ले गए। बाद में उन्हें पता चला कि कुछ साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था। एक रात कुछ चोर उस घर में घुस आए
जब परिवार के एक सदस्य ने उसे देख लिया तो उनमें से एक ने पिस्तौल निकालकर उस पर 3 गोलियां चला दी और वहां से भाग आए। तभी से उस इंसान की आत्मा उस घर पर श्राप बनकर पीछे पड़ी हुई है। वहां 3 से 4 महीने से ज़्यादा कोई भी नहीं रह पाता और आज भी वह घर खाली ही है। मोहन नाम का एक 22 साल का युवक एक छोटे से गांव में सब्जियों की खेती बाड़ी करता था। उसका गांव पास के शहर अमरोहा से करीब 60 किलोमीटर दूर था। वह सुबह सुबह ही अपनी सब्जियां लेकर शहर की सब्जी मंडी के लिए बस से निकल पड़ता था और करीब 6 बजे शाम तक वापस भी आ जाता था। एक दिन शाम के समय शहर में बहुत तेज बारिश होने लगी। मोहन मंडी में ही फंस गया। रात के करीब 8 बज चुके थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई और वह बस स्टैंड पहुंचा, पर वहां 1 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद कोई भी बस नहीं आई। उसे चिंता होने लगी थी कि आज वह घर पहुंच भी पाएगा या नहीं। तभी एक बस उसे अपनी ओर आती हुई दिखी। वह खुशी के मारे उछल कूद करने लगा। बस में चढ़ने पर उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि वह बस में नहीं बल्कि किसी और चीज में चढ़ रहा हो। उसने एक झलक बस ड्राइवर को भी देखा, जो बहुत बूढ़ा और लंबी दाढ़ी वाला इंसान था। मोहन ने इस बस ड्राइवर को पहले कभी भी नहीं देखा था और ना ही पहले कभी इस बस में सफ़र किया था, पर उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज करके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस में उसके अलावा और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो और बस ड्राइवर। उसे अभी से ही डरावने ख्याल आने शुरू हो गए थे, पर उसने अपने आप को किसी भी तरह मना लिया कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। कुछ 1.5-2 घंटे के बाद उसकी आंख खुली तो वह बहुत आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि अभी तक तो उसे अपने गांव पहुंच जाना चाहिए था। बस पूरी खाली थी और बाहर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। रोड पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी और ना ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह बहुत डर गया और बस ड्राइवर से बात करने के लिए उठा। वह धीरे धीरे ड्राइवर की सीट की ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि ड्राइवर सीट पर कोई बैठा नहीं था। बस कोई नहीं चला रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसी समय उसकी नज़र ड्राइवर सीट के सामने वाले शीशे के कोने में एक बोर्ड पर पड़ा, जिस पर लिखा था अमरोहा से पाताल। इस घटना के बाद आज तक मोहन का कोई अता पता नहीं चला, ना ही यह पता चला कि वह बस कहाँ गई।